प्रतिकार के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं CS भारद्वाज। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे। अगर आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग फिर एक बार बांग्लादेश की बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश की बात तो सभी चैनल वाले कर रहे हैं, रोज ही इसकी बात हो रही है। आपको यह भी बताया गया होगा कि बांग्लादेश जब बना था 1971 में तो वहाँ हिंदुओं की आबादी 33% थी। अभी बताया जाता है कि वहाँ हिंदुओं की आबादी 7.5 से 8% है। एथेंटिक तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जो बताया जा रहा है वही बताया जा रहा है। हिंदुओं पर वहाँ कैसे जुल्म हो रहा है, किस प्रकार से उनके घरों को, मंदिरों को जलाया जा रहा है, उनके बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये तो सारे बता ही रहे हैं। आप यह सोच रहे होंगे, लेकिन क्या बांग्लादेश के किसी हिंदू ने बांग्लादेश के सर्वोच्च पदों पर पहुंचने में कोई हिंदू सफलता पाया है आज तक? जबकि हमारे यहाँ इस भारत में कई सारे लोग देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, हामिद अंसारी और कई लोग बड़े बड़े मंत्रालय मुसलमानों ने संभाले हैं। लेकिन क्या बांग्लादेश में, जहाँ की हिंदू अल्पसंख्यक है, उसका कोई आदमी उसके सर्वोच्च पद पर पहुंचा है, पहुंचने में सफलता पाया है? जब इस विषय पर मैंने जानकारी इकट्ठा की तो बड़ा ही एक दिलचस्प नाम आया सामने। जो लोग सोशल मीडिया और इंटरनेशनल खबरों पर ध्यान रखते होंगे वो शायद उनको जानते होंगे या उनका नाम सुना होगा। उनका नाम है सुरेंद्र नाथ सिन्हा। सुरेंद्र नाथ सिन्हा बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद तक पहुंचने वाले पहले हिंदू। इतने बड़े सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले वो अकेले हिंदू हैं। बांग्लादेश में कोई हिंदू अभी उनके लेवल का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या बड़े मंत्रालय, इस तरह के जो सर्वोच्च पद हैं किसी भी देश में होते हैं, कुछ बहुत सारे सर्वोच्च पद होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो सुरेंद्र नाथ सिन्हा उस पद पर पहुंचने वाले इकलौते हिंदू हैं। सुरेंद्र नाथ सिन्हा 2015 से 2017, नवंबर 2017 तक बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। अब हम लोगों ने एक बात दिमाग में बैठा लिया है कि शेख हसीना हिंदुओं की पक्षधर थी, हिंदुओं के लिए इन्होंने बहुत किया है, ऐसा हम लोगों के दिमाग में घुसा पड़ा है। इसलिए इनको वहां से भगाया जा रहा है या भगाया गया, और उसके बाद वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। शेख हसीना ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया है या बहुत किया है, ऐसा नहीं है। बहुत की तो बात ही नहीं है। उन्होंने वह भी नहीं किया है जो सामान्य सुरक्षा की बात, उनके लिए सुरक्षा की भी जो बात होगी वह भी इन्होंने नहीं किया है। वो तो बस अपने दम पर और अपनी ताकत पर वहां है। अभी भी जो बचे हुए हैं वो 33% से 8%, 7.5% हो गए। अगर वहां की सत्ता ने उनको संरक्षण दिया होता तो क्या 33 से 8% हो जाते? भारत जब बना था तो यहाँ मुसलमान 6% थे, आज ये 15% हैं। संरक्षण अगर होता तो ये वहां भी हिंदू बढ़ते, या बढ़ते नहीं तो कम से कम इतनी ज्यादा, जो 1/3 वहां थे वह घट के 8% हो जाते 33 से। ये सोचने वाली बात है। सुरेंद्र कुमार सिन्हा लगभग 2.5 साल तक बांग्लादेश के
मुख्य न्यायाधीश रहे। और दिलचस्प बात यह है कि वो उसी समय जब ये मुख्य न्यायाधीश थे तो वहाँ शेख हसीना की ही सरकार थी, यानी शेख हसीना के सरकार के कार्यकाल में ही ये बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश थे। चूंकि हम लोग तो यह आंख मूंद के मान रहे हैं या मान लेते हैं या बहुत लोगों ने मान लिया है कि शेख हसीना बांग्लादेश के हिंदुओं की पक्षधर हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सदैव कट्टरपंथियों के दबाव में रहीं और उनके ही काम के प्रति ज़्यादा सजग रहीं। उसके बाद भी उनका ये हश्र हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज सुरेंद्र कुमार सिन्हा कहाँ हैं? वो जब चीफ जस्टिस थे बांग्लादेश के तो उनके साथ क्या हुआ, सत्ता ने क्या किया, शेख हसीना ने क्या किया उनके साथ, यह जो वाकया है यह आपको जरूर जानना चाहिए। और तब आपको यह एहसास या समझ में आएगा कि वास्तव में शेख हसीना का चेहरा, शेख हसीना क्या है। और मैं आगे यह भी बताऊंगा कि अभी सुरेंद्र कुमार सिन्हा कहाँ है, संभवतः किस स्थिति में है, और उन्होंने कुछ इंटरव्यू दिया है उसका भी मैं जिक्र करूंगा। तो आप जानेंगे, समझेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है और उन्होंने जो बांग्लादेश के बारे में कहा है कि चूंकि बांग्लादेश में क्या होते आ रहा है यह तब आपको समझ में आएगा। अंतिम जानकारी के अनुसार सुरेंद्र कुमार सिन्हा कनाडा में शरण लिए हुए हैं। अभी फिलहाल कहाँ हैं वह, यह हमको भी जानकारी नहीं है ऑथेंटिक की वही है, लेकिन अंतिम जानकारी तक वो कनाडा में शरण लिए हुए थे। बांग्लादेश की जो ये वर्तमान घटना हुई है इसके बाद उन्होंने कुछ बड़े मीडिया हाउस और बड़े पत्रकारों को उन्होंने कुछ इंटरव्यू दिए हैं। जिस इंटरव्यू में उन्होंने जो खुलासे किए हैं, जो बात उन्होंने बताया है, वह गौर करने लायक है। अब सवाल आता है कि ये शरण कनाडा में शरण क्यों लिए हुए हैं? ये बांग्लादेश में जब उस देश के प्रधान न्यायाधीश रह चुके हैं तो ये शरण क्यों लिए हुए हैं? किन परिस्थितियों में देश से भागना पड़ा, देश छोड़ना पड़ा और जाकर के दूसरी जगह शरण लेना पड़ा? ये जब मुख्य न्यायाधीश थे, अपने पद पर थे, तो किस घटना ने और किस प्रकार, क्यों, कब खुफिया एजेंसी जो बांग्लादेश की है उसने कहा कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम इस देश को छोड़ के चले जाओ। और उसके बाद इन सिन्हा जी को देश छोड़ के, बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा और आज तक वो फिर बांग्लादेश वापस लौट कर नहीं आए। अब मैं इसकी पूरी कहानी आप सबको बताता हूं। जनवरी 2015 में सुरेंद्र कुमार सिन्हा बांग्लादेश के चीफ जस्टिस बनाए गए और 11 नवंबर 2017 तक वो उस पद पर रहे। अपने रिटायरमेंट से एक महीने पहले, या उनको जनवरी 18 में रिटायर होना था, लेकिन एक महीने, 1.5 महीने पहले ही उनको बांग्लादेश छोड़ करके जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। और जा करके कहीं दूसरी जगह, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से वो गए और वहाँ उन्होंने शरण लिया, फिर कनाडा में रहे, जैसा मैंने आपको बताया। अब दरअसल वाकया हुआ क्या, 2014 में बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने संसद में एक कानून लेके आई, उसको 16वां संविधान संशोधन बांग्लादेश का कहा गया था, कि अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश कोई गलत फैसले करते हैं और संसद को यह लगेगा कि यह गलत कर रहे हैं, या संसद में यह पास हो जाएगा कि इन्होंने गलत किया, भ्रष्टाचार किया, तो संसद को उनको पद से हटाने का अधिकार होगा, उनको हटा सकती है, उनको दंडित कर सकती है। चूंकि न्यायपालिका के खिलाफ इस तरह का भारत में भी अगर कोई कानून होगा तो न्यायपालिका तो इसको मानेगी नहीं। क्योंकि भाई जो न्यायाधीश अगर सत्ता के हिसाब से नहीं चलेगा तो सत्ता का बहुमत होता है, वो संसद में वो जो भी चाहेगा पास करा लेगा। बांग्लादेश की संसद में 350 सदस्य हैं,
शेख हसीना की सरकार है तो उनको बहुमत है, तभी तो उनकी सरकार है। तो संसद में अगर सरकार का बहुमत है तो वो कोई भी प्रस्ताव पास करा लेगा। बांग्लादेश की सरकार न्यायपालिका ने उसको स्वीकार नहीं किया और वहां की एक हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। इसके बाद शेख हसीना सरकार इस मामले को लेकर के बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट गई। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने वहां के बांग्लादेश एक बड़े बेंच को यह मामला ट्रांसफर कर दिया, जिसमें 7 जजों की एक बेंच बनाई गई, खंडपीठ, और उसने इसकी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सुनवाई में फैसला सुनाया कि हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, जो दिया है, वह बिल्कुल सही है। इस तरह का कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और बिल्कुल असंवैधानिक है। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस बेंच ने 7 सदस्यीय बेंच ने यह फैसला सुनाया, उसके जो चीफ थे वो सुरेंद्र कुमार सिन्हा ही थे, चूंकि उस समय वो बांग्लादेश के चीफ जस्टिस हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद सरकार में और सुप्रीम कोर्ट में ठन गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हिंदू थे। शेख हसीना उनके खिलाफ पूरी तरह से लग गई और घूम घूम कर चारों तरफ ये कहने लगी कि ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, आप न्यायपालिका को कार्यपालिका से ऊपर रख रहे हैं, फलाना ढिमका, तरह तरह की चर्चा शुरू हुई। इसके बाद शेख हसीना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए 13 सितंबर 2016 को संसद में एक रेजोल्यूशन लेकर के आई कि हम कोर्ट के फैसले को संसद निरस्त कर सकती है। ऐसा भारत में भी हुआ है। राजीव गांधी ने सायरा बानो के केस में, सायरा बानो ही या कुछ नाम उसका मैं भूल रहा हूं, कट्टरपंथियों के दबाव में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने वह फैसला दिया था कि इसका भरण पोषण करना होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो एक तरह से वो कानून हो गया। तो अब जो भी तलाक देता उसको उसका भरण पोषण देना होता। तो भारत के कट्टरपंथियों ने, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन पर दबाव बनाया और कट्टरपंथियों के आगे झुक गए राजीव गांधी, और झुक करके उन्होंने संसद से उस फैसले को निरस्त कर दिया था। तो शेख हसीना ने भी उनके फैसले को निरस्त कर दिया। उसके बाद अचानक हुआ क्या कि उसके तत्काल बाद 1 महीने की छुट्टी लेकर के जस्टिस सिन्हा ऑस्ट्रेलिया चले गए। अब उनको छुट्टी पर भेज दिया गया या उनको पद से हटने के लिए मजबूर किया गया। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि वहाँ की खुफिया एजेंसियों ने उनको कहा कि अगर तुम्हें जान प्यारी है तो यहाँ से बहुत जल्दी चले जाओ। वहाँ से वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। मीडिया में खबर बनाया गया कि वो अपना कैंसर का इलाज कराने गए हैं, लेकिन वो कैंसर का इलाज कराने नहीं गए थे, वो अपनी जान बचाने के लिए चले गए। छुट्टी लेकर चले गए 1 महीने के, लेकिन उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया से आए नहीं और 11 नवंबर 2017 को छुट्टी 1 महीने की लेकर गए थे, लेकिन वो वापस फिर आए नहीं, उधर ही रह गए। फिर 11 नवंबर जबकि वो रिटायर होने वाले थे जनवरी 2018 में, उनसे ऑस्ट्रेलिया से ही उनसे इस्तीफा ले लिया गया और उनको अपने पद से हटने के लिए इस प्रकार से मजबूर किया गया शेख हसीना सरकार द्वारा। उनके इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना ने जो आतंक मचाया, जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन पर उनके इस्तीफा के बाद उन पर कई मुकदमे दर्ज हो गए, उन पर केस चलाया गया। उनको बांग्लादेश लाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं आ पाए, इसमें सफल नहीं हो पाई बांग्लादेश सरकार। उनको एक मामले में 11 साल की बांग्लादेश में सजा भी हुई और अभी भी वो चूँकि रिटायर हो गए हैं तो वह कनाडा या कहीं जहाँ भी वो अभी शरण लिए हुए हैं और अभी जीवित है। जस्टिस सिन्हा ने 2018 में एक किताब भी लिखी है। उस किताब का नाम है ए ब्रोकन
ड्रीम रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। इस किताब में उन्होंने लिखा कि आवामी लीग, जो बांग्लादेश की जो शेख हसीना प्रधानमंत्री थी उनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। आवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है, उसने कैसे डेमोक्रेसी को, कैसे लोकतंत्र की हत्या की, कैसे लोकतंत्र को बर्बाद किया, कैसे संविधान का मजाक उड़ाया। यानी शेख हसीना ने जो जो असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक काम किए हैं, जबकि ये खुद को कहती हैं कि हम सेकुलर देश चलाते हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से चलाते हैं, अभी ये भारत में शरण ली हुई हैं। इन सब चीज़ों को जस्टिस सिन्हा ने अपनी किताब में लिखा है कि किस प्रकार से शेख हसीना ने आतंक मचाया। और हिंदुओं की सुरक्षा की जहाँ तक बात है, शेख हसीना ने हिंदुओं के सुरक्षा के लिए जरा सा भी कुछ नहीं किया है। उन्होंने यह भी अपनी किताब में लिखा है कि मुझे किस प्रकार से खुफिया एजेंसियों के द्वारा बांग्लादेश के धमकाया गया और मुझे देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा, जबकि मैं उस देश का चीफ जस्टिस था। अब जब ये बांग्लादेश की घटना हुई है तो उन्होंने कई बड़े पत्रकारों को और बड़े मीडिया हाउस को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें जो उन्होंने कहा है, मैं उसको चाहता हूं कि आप लोग जानें, वो बड़ा दिलचस्प है। पाकिस्तान भी हमसे अलग हुआ, वहां तो आज तक कोई हिंदू उस पद पर पहुंचा नहीं, बांग्लादेश में एक वो पहुंचे थे। पाकिस्तान में तो कोई खिलाड़ी भी नहीं, एक दानिश कनेरिया ले देकर किसी तरह हुए थे। बांग्लादेश में तो खैर 2-4 हिंदू खेले हैं, लिटिल दास वगैरह खेलते हैं। चूंकि वो एक हिंदू जज थे, अधिकारी थे, और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, कभी 33% हुआ करते थे, अब 7.5% के आसपास है। तो उन्होंने जो कहा है, जो इंटरव्यू में उनके जो विचार हैं, उसको जान लेना आवश्यक है। जस्टिस सिन्हा से बांग्लादेश के वर्तमान हालात पर जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग पर चढ़ करके भीड़ द्वारा, उपद्रवियों द्वारा चीफ जस्टिस से को धमकी दे करके इस्तीफा लिया गया कि 2 घंटे में आप इस्तीफा दें, यह बिल्कुल असंवैधानिक है। क्योंकि बांग्लादेश में अभी संविधान लागू है, वहाँ इमरजेंसी लागू नहीं है, वहाँ कोई मार्शल लॉ लागू नहीं है। इसलिए यह काम राष्ट्रपति को करना चाहिए था। राष्ट्रपति कहते उनको इस्तीफा देने के लिए। अगर इस प्रकार से भीड़ इस्तीफा दिलवाने लगे तो कहीं भी जाकर के किसी को भी कहेगी इस्तीफा दे दे, तो देश में कानून लागू कहाँ है? कानून का राज तो नहीं कहा जाएगा इसको। बांग्लादेश जबकि एक संवैधानिक लोकतांत्रिक राज्य खुद को कहता है, सेकुलर राज्य कहता है, उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश सेकुलर नहीं है। बांग्लादेश के संविधान में इस्लामिक स्टेट लिखा हुआ है। आप हम मुंह से ऐसे ही लोगों को प्रचारित करने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कहें कि हम सेकुलर राष्ट्र हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, यह कोरा झूठ है और दुनिया को मूर्ख बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, उनके बारे में जब सवाल पूछा गया कि उनके मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि यह तो ठीक नहीं है कि मूर्तियों को तोड़ा जाए, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान भी कम नहीं थे। चूंकि जस्टिस सिन्हा बांग्लादेश जब बना 1971 में, तो 1974 से ही इन्होंने 1974 से उसके शुरुआत से ही ये वकालत शुरू किए थे। वकालत शुरू करने के बाद ये हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और उसके चीफ जस्टिस बने 2015 में। तो इन्होंने अपने नज़रों से शेख मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश को बनते हुए देखा है। इन्होंने बताया, कहा इंटरव्यू में कि शेख मुजीबुर रहमान 1971 में बांग्लादेश बना और 1974 में शेख मुजीबुर रहमान इस्लामिक देशों का जो संगठन है OIC, जिसको ये मुसलमान एक OIC नाम का संगठन चलाते हैं, इसमें 50 के करीब सभी इस्लामिक देश हैं। इन्होंने ये संगठन इसलिए बनाया था कि हम व्यापार वगैरह सब अपने में ही करेंगे, दूसरे से काम मतलब नहीं होगा, ये वो फलाना ढिमका। उसके बाद देश में आतंकवाद के खिलाफ भी ये हमेशा आतंकवाद को डिफेंड करते हैं, ये जो OIC है, जिसमें पाकिस्तान वगैरह भी है। तो भाई आप पाकिस्तान के कट्टरपंथ से लड़ करके पाकिस्तान से अलग हुए
और फिर आप उसी OIC में जाकर के बैठ गए। मुजीबुर रहमान के समय में ही 74 में ये OIC के मेंबर बन गया बांग्लादेश, मुजीबुर रहमान ने उसको बना दिया। ये किस प्रकार से आप फिर कट्टरपंथ को गलत कहेंगे और कट्टरपंथ के खिलाफ या कट्टरपंथ से आप बच जाएंगे? क्योंकि OIC पूरी तरह से कट्टरपंथियों का संगठन है, इस्लामिक कट्टरपंथियों का। जस्टिस सुरेंद्र कुमार सिन्हा ने भारत को भी चेताया। भारत ने जो शेख हसीना को शरण दिया हुआ है, जो इस विषय पर जस्टिस सिन्हा ने कहा, उसे आप ध्यान से सुनिए। जस्टिस सिन्हा ने कहा कि भारत शेख हसीना को शरण दे तो दिया है, लेकिन कूटनीतिक दृष्टिकोण से यह बिल्कुल गलत है और यह भारत के लिए ठीक नहीं है। चूंकि बांग्लादेश में सरकार किसी और की हो गई है, वहाँ चुनाव होंगे, किसी और की सरकार बनेगी। जब किसी और की सरकार बनेगी तो वह शेख हसीना को शरण देने के कारण भारत का उससे मधुर संबंध नहीं हो सकेगा उसके साथ, उस सरकार के साथ। क्योंकि शेख हसीना अगर भारत में रहेंगी तो भारत को, उन्होंने कहा कि शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए या बांग्लादेश वापस भेज देना चाहिए भारत को। क्योंकि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना ने जितने भी पाप कुकर्म किए हैं, उनको उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, यह जरूरी है। शेख हसीना ने बहुत गलत काम किए हैं बांग्लादेश में, और शेख हसीना को उसका सजा, उसका दंड, उस पाप की सजा को भुगतने के लिए उन्हें बांग्लादेश भेजना चाहिए भारत को। भारत उनको शरण दे करके कूटनीतिक हिसाब से, दृष्टिकोण से सही नहीं किया है भारत ने। उन्होंने कहा कि अगर मेरे हाथ में होगा या होता तो मैं बांग्लादेश में 2 साल तक चुनाव नहीं कराता, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना है, पुलिस व्यवस्था को ठीक करना है, संस्थाओं को ठीक करना है, सेना को ठीक करना है, सैन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्यवस्था है, उसको ठीक करना है। उसके बाद ही वहाँ निष्पक्ष चुनाव की कल्पना की जा सकती है। जो अभी वहाँ के वर्तमान शासक है मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, जस्टिस सिन्हा ने कहा कि उनसे बांग्लादेश नहीं संभल पाएगा। कट्टरपंथियों और सेना के इशारे पर एक कठपुतली प्रशासक के रूप में अभी काम कर रहे हैं। चूंकि सेना जो जो कह रही है वो कर रहे हैं, उससे बाहर वो भी नहीं जा सकते, चूंकि उस प्रकार की राजनीतिक छवि और ताकत उनके पास नहीं है जो बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति से ईमानदारी से निपट सके। उनको जो वर्तमान ये जो बुढ़ऊ मोहम्मद यूनुस है, उन पर उनको भरोसा नहीं है ये बांग्लादेश को संभाल पाएंगे। स्पष्ट रूप से इन्होंने उस पर शंका व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत ने जो शेख हसीना को शरण दिया हुआ है, यह कूटनीतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। बांग्लादेश में अभी अगर ये जो वर्तमान प्रशासक हैं, ये अगर जल्दबाजी करेंगे तो निष्पक्ष चुनाव कतई नहीं हो सकता। अब बांग्लादेश, चूंकि यह सिर्फ बांग्लादेश की समस्या नहीं रह गया, यह भारत के लिए भी एक समस्या हो गया है और भारत भी इस पर गंभीरता से नजर रखे हुए है। चूंकि वहाँ करीब 1.25 से 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, सब तो भारत आ नहीं सकते, तो अब उनकी सुरक्षा के लिए क्या होगा, भारत सरकार क्या करेगी, बांग्लादेश सरकार किस प्रकार से इसको देखती है, फिर उस पर भारत सरकार क्या रिएक्ट करती है, कब तक शेख हसीना भारत में रहेंगी, कब तक इनको रखा जाता है, क्या भारत इनको बांग्लादेश को सौंपेगा, या अगर सौंपेगा नहीं तो फिर किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होगी, क्या होगा। ये सारे सवाल, और ये बहुत ही ज्वलंत सवाल है, चिंताजनक सवाल है। इस पर हमारी, आपकी, पूरे देश की नज़र है, सरकार की भी नज़र है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और वहाँ अगर उथल पुथल होगा तो ये, अच्छा, वहाँ हमारी हिंदू कम्युनिटी भी है 1.5 करोड़, उनकी सुरक्षा का भी मसला है। तो भारत सरकार अब आगे क्या करती है, किस प्रकार से इसको देखती है, यह देखने का विषय होगा और इस पर हम सबकी नज़र है। भारत सरकार भी बांग्लादेश पर नज़र बनाए हुए है, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन जस्टिस सिन्हा ने बांग्लादेश के सच को अपनी किताब और वर्तमान इंटरव्यू से जो बताया है, यह बताया है। और उन्होंने
जो बताया है वह यह समझने का चीज है कि इस्लाम की जो बुराई है, जो अगर इस्लाम को मानता है उससे आप अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। शेख हसीना को आंख मूंद कर ये कहना कि हिंदुओं के पक्ष में थी, नहीं, हिंदू उनको वोट देते थे, लेकिन हिंदुओं के लिए शेख हसीना ने कुछ किया है आज तक? जस्टिस सिन्हा ने बिल्कुल कहा कि नहीं। हिंदुओं की अगर शेख हसीना ने सुरक्षा की होती, 1996 में ही प्रधानमंत्री बन गई थी शेख हसीना, तो 33% से घट करके अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति गंभीरता होती और उनके सुरक्षा को लेकर के उनको अधिकार मिले होते, तो 33% से घट के 7.5% नहीं हो जाते हिंदू। हिंदुओं के साथ वहाँ घोर अत्याचार हुआ है। जस्टिस सिन्हा ने कुछ पुरानी चीज़ों को भी याद किया और कुरेदा। कैसे ढाकेश्वरी मंदिर जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े देवियों के मंदिर हैं, मैहर, वैष्णो देवी, उस तरह से वहाँ ढाकेश्वरी मंदिर भी, वो भी एक सिद्ध पीठ है, उस पर हमला होना। दुर्गा पूजा के समय दुर्गा पंडालों को किस प्रकार से बांग्लादेश में तोड़ा जाता है, इसका भी जिक्र जस्टिस सिन्हा ने किया। तो इन सब जो दुखदाई जो घटनाएं हैं, उन सबको भी, जो हिंदुओं के खिलाफ किस प्रकार से वहाँ अत्याचार, दुराचार, अनाचार हुआ, इन सबको उन्होंने बताया, जो सुन करके, जान करके वहाँ की वर्तमान स्थिति का आकलन किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप सब इसको लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग जान सकें कि जो इस्लामिक कंट्री है उसमें हिंदुओं के साथ, दूसरे धर्म को मानने वालों के साथ क्या किया जाता है। इससे ये उनको यह समझने में आसानी होगी। और भारत में भी जो ये सेकुलर जो बनते हैं, खुद को सेकुलर, हम सेकुलर हिंदू जो कहते हैं, इन्हें अपने आप पर शर्म आएगी और इन्हें शायद समझ में आ जाए कि अरे यार, हम तो बहुत बड़े मूर्ख हैं। अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।